Hello everyone, we are discussing improvement in food resources, in which today we will discuss the in-text questions part 2. So let's get started. First we discuss the questions that are given at the page number 209. The question number first is, why should preventive measures and biological control methods be preferred for protecting crops? That means क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए प्रिवेंटिव मेशर्स या बायोलॉजिकल मेथड्स प्रिवेंशन के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स या प्रिवेंटिव मेशर्स को क्यों प्रीफर किया जा रहा है? आंसर कहता है, आंसर इज बोथ प्रिवेंटिव एंड biological control should be preferred for protecting crops. They should be harmless to other life forms. They should be environment friendly and target specific. हम सभी जानते हैं कि क्रॉप्स से हमें डिफरेंट फूड रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल एक्सेट्रा. तो क्रॉप्स को तो हमें प्रिवेंट करना ही है डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से. ठीक है, उनके प्रिवेंशन का जो मेथड है, प्रिवेंटिव मेथड है बचाव का, वो बायोलॉजिकल होना चाहिए. क्यों बायोलॉजिकल होना चाहिए? सो डैट कि जो भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आसपास हैं क्रॉप्स के, उन्हें वो हार्म ना पहुंचाए. ठीक है, तो पहला जो है आंसर का फर्स्ट पॉइंट है, दे शुड बी हार्मलेस. वो प्रिवेंटिव मेशर्स हार्मलेस होने चाहिए टू अदर लाइफ फॉर्म्स. इसलिए बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, हर्बल मेथड्स यूज़ करते हैं क्योर करने के लिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को. सेकेंड पॉइंट है, दे शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड टारगेट स्पेसिफिक. एनवायरमेंट को कोई उससे असर नहीं पहुंचना चाहिए. जो भी इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे वो टारगेट स्पेसिफिक हो, यानी कि पेस्ट को ही मारने के काम आए, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करे, ना कि आसपास की दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, इसलिए प्रिवेंटिव मेशर्स और बायोलॉजिकल मेथड्स को प्रीफर किया जा रहा है. द सेकेंड क्वेश्चन सेज, what factors may be responsible for losses of grains during storage? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि जब स्टोरेज, क्रॉप्स फील्ड से स्टोरेज में आ चुकी है तो उसको क्या क्या फैक्टर्स हैं जो स्टोरेज में भी उसे हानि पहुंचा रहे हैं. ठीक है, पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ stored grains are biotic, that means living, and their examples are weeds, insects, pest, microorganism, mites, rodents, etc. And other factors that are responsible for the loss of stored grains are abiotic, that is non-living. कुछ नॉन लिविंग भी थिंग्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे इम्प्रॉपर टेम्परेचर. स्टोर हाउस में इम्प्रॉपर टेम्परेचर हो, या तो टेम्परेचर अधिक गर्म हो या फिर ठंडा हो, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड हाई मॉइस्चर. एज वी नो दैट humidity leads to the moisture content, and this moisture contents increases the risk of multiplication of microorganisms. Other causes are improper containers for storage, can also become a factor responsible for the loss of stored grains. ठीक है, तो ये हमने देख लिया बायोटिक और एबायोटिक कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रेन्स फील्ड से आ चुकी हैं, उन्हें धूप में अच्छे से सुखाकर स्टोर कर दिया गया है, फिर भी वहाँ पर वो सेफ़ नहीं है. बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं, वहाँ चूहे से लेकर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, पेस्ट, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी जा सकते हैं और क्रॉप्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं. ठीक है, और एबायोटिक फैक्टर्स कुछ नॉन लिविंग, टेम्परेचर काफ़ी मायने रखता है, या तो ज़्यादा ड्राइनेस हो या फिर ज़्यादा कोल्ड हो, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जिसमें कि मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाता है. इम्प्रॉपर कंटेनर्स हो जिससे आराम से रोडेंट्स
कट कर रहे हैं जूट बैग्स वगैरह को, तो उन्हें ठीक से रखा ना गया हो कंटेनर्स में। तो ये सारे चीज़ें हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव पेज नंबर 210. The question is, which method is commonly used for improving cattle breeds and why? And the answer is answer number 3rd. Cattle's breeds are improved by crossbreeding. This crossbreeding is also known as genetic engineering, in which different species or organisms are crossed to get more modified and improved variety. So cattle breeds are improved by crossbreeding between indigenous that is Indian breeds, exotic breeds that are branded breeds or foreign breeds. So whenever we cross indigenous and exotic breeds, indigenous breed is disease resistant, while the exotic breeds have longer lactation period. So whenever we cross such a species or breeds, we get a new variety with improved features. ठीक है, कैटल्स की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट कैटल्स को आपस में क्रॉस ब्रीड किया जाता है। इंडियन ब्रीड्स जो कि डिसीज़ रेजिस्टेंट होती हैं और फॉरेन ब्रीड्स लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड वाले, इन दोनों को अगर क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो जो न्यू वैरायटी प्रोड्यूस होगी उनमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स डिसीज़ रेजिस्टेंट और लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड दोनों आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से कैटल्स के ब्रीड्स को इम्प्रूव किया जाता है और इस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द पेज नंबर 211. Here the question number first is discuss the implications of the following statement. It is interesting to note that poultry is India's most efficient converter of low fiber foodstuff which is unfit for human consumption into highly nutritious animal protein food. ठीक है, इसमें क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं उनको ह्यूमन बींग्स अगर कंज्यूम करेंगे तो उन्हें वो हार्म करेगा, इसलिए उस एग्रीकल्चरल वेस्ट को पोल्ट्री बर्ड्स को अगर फीड करा दिया जाए तो उससे पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं न्यूट्रिशियस और प्रोटीन रिच एग एंड मीट देते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आंसर कहता है इसका कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर के वेस्ट हैं वो क्या क्या हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग के बाद से, फूड प्रोसेसिंग के बाद से एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हैं वो क्या क्या हैं, ये देखो, राइस ब्रान, फिश मिल, ऑयल केक्स, ये सारे चीज़ें क्या हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग के दौरान निकलते हैं और अनफिट होती हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ये अनफिट हैं, इसलिए क्या होता है, दीज आर यूटिलाइज्ड एज पोल्ट्री फीड, इनको पोल्ट्री फीड के लिए यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं और पोल्ट्री बर्ड्स इफ़ेक्टिवली कन्वर्ट कर देती हैं इससे इन चीज़ों को कन्वर्ट कर देती हैं किस में, हाईली न्यूट्रिशियस एग्स एंड मीट हमें मिलता है किससे, पोल्ट्री बर्ड से। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं उनको ये पोल्ट्री बर्ड्स यूटिलाइज़ करते हैं, फीड करते हैं उनको और उससे न्यूट्रिशियस एग्स और मीट हमें देते हैं जो कि एनिमल प्रोटीन से रिच होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग ऑन, वी हैव अदर क्वेश्चन that is on the page number 211. Question is, what management practices are commonly in dairy and poultry farming? कैटल फार्मिंग भी हम लोगों ने देखा, पोल्ट्री फार्मिंग भी देखा।
ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों के मैनेजमेंट में जो कॉमन फैक्टर्स थे वो थे कि इनको प्रोवाइड किया गया था प्रोवाइडिंग वेंटिलेटेड शेल्टर्स। पहला तो ये था कि इन्हें वेंटिलेटेड शेल्टर दिया गया था फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट, मोर हीट, कोल्ड एंड फ्रॉम रेन ऑल्सो। ठीक है, इन सारी चीज़ों से इन्हें बचने के लिए शेल्टर और वेंटिलेटेड एरिया दिया गया था, फार्म हाउस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। सेकंड, इनकी जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो था इनके फीड। जितना ही न्यूट्रिशियस कैटल्स या पोल्ट्री ये फीड करेंगे उतना ही इनका जो प्रोडक्ट होगा वो न्यूट्रिएंट से भरा होगा। ठीक है, तो इन्हें न्यूट्रिएंट रिच फूड दिया गया। तीसरी जो कॉमन चीज़ें हैं कि पोल्ट्री हो गया या फिर कैटल फार्मिंग हो गया, दोनों में ही वेटरिनरी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं सो डैट कि इन्हें कोई डिसीज़ ना हो, और अगर हो भी जाए तो उसे क्योर कर लिया जाए। प्रॉपर वैक्सीनेशन का भी यहाँ प्रबंध होता है। वैक्सीनेशन हम सभी जानते हैं क्या करता है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और फ्यूचर में हमें कोई डिसीज़ ना हो इसलिए वो वैक्सीन लगाया जाता है ताकि फ्यूचर में जब भी कोई बीमारी हो तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्टअप हो जाए, वो काम करने लगे और बीमारी होने से पहले ही जर्म्स को किल कर दे। ठीक है, तो ये सारे कॉमन थिंग्स थे कैटल और पोल्ट्री फार्मिंग में। एक बार देख लेते हैं। द कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में भी और पोल्ट्री फार्मिंग में भी सेम बातें थी कि उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया गया था, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ख्याल रखा गया था एंड गुड हाइजीन, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एंड टाइमली वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट फ्यूचर डिसीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन is what are the differences between broilers and layers and in their management। ठीक है, ब्रॉयलर्स और लेयर्स में क्या क्या डिफरेंस है और उनके मैनेजमेंट में भी क्या डिफरेंस है, तो देख लेते हैं। ब्रॉयलर्स एक तरफ, लेयर्स एक तरफ। ब्रॉयलर्स आर यंग चिकन्स ऑफ 6 to 10 वीक्स ऑफ एज। ठीक है, ब्रॉयलर्स क्या हैं, 6 to 10 वीक के एज के हैं। दे ग्रो फास्ट, ये फास्ट ग्रो करते हैं ब्रॉयलर्स। ठीक है, आर यूज्ड एज मीट ऑफ गुड क्वालिटी एंड टेस्ट। ठीक है, ब्रॉयलर्स गिव्स अस मीट ऑफ गुड क्वालिटी एंड टेस्ट। इट फीड कंटेन्स प्रोटीन, फैट, विटामिन्स। ठीक है, ब्रॉयलर्स को जो फीड दिया जाता है यानी फूड दिया जाता है वो भरपूर होता है प्रोटीन, फैट और विटामिन से, और इनकी प्रॉपर शेल्टर, हाइजीन, इन सब की वैक्सीनेशन, इन सब का व्यवस्था भी किया जाता है। तो ब्रॉयलर्स के बारे में ये सब हो गया। अब सारी चीज़ें देख ली हमने। अब लेयर्स देख लेते हैं। लेयर्स आर सेक्सुअली मैच्योर्ड हेन्स। ये सेक्सुअली मैच्योर्ड हेन्स होते हैं विच आर रेज्ड टू ले एग्स। ठीक है, इन्हें अंडे देने के लिए ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। कॉम्पैरेटिवली देयर फीड इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी। जैसे इनकी फीड, जो इन्हें फूड हम दे रहे हैं वो न्यूट्रिएंट से रिच होता है, प्रोटीन से, विटामिन से, लेकिन लेयर्स का जो फूड है वो थोड़े पुअर क्वालिटी का होता है। दे रिक्वायर प्लेंटी ऑफ लाइट, इनको लाइट ज़्यादा चाहिए। शेल्टर और वेंटिलेशन का इन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता, इन्हें दे रिक्वायर प्लेंटी ऑफ light. So this is all about in-text questions. Thank you.